हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम सी टेट 2022 के लिए हिंदी लैंग्वेज की तैयारी करने वाले हैं। साथ ही बदले हुए पैटर्न को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं इस क्लास के थ्रू। और जब तक आप बदले हुए पैटर्न से सी टेट की तैयारी नहीं करेंगे तब तक अच्छा अंक लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। बिल्कुल बदले हुए पैटर्न पर तैयारी करेंगे। साथ ही इस क्लास में टोटल 15 क्वेश्चन हैं और आपको भी अगर ऐसा लगता हो कि सी टेट में जो 30 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में आते हैं, 30 में से आसानी से आप 27-28 तो ला ही सकते हैं 2-4 दिन तैयारी करके। तो इन 15 प्रश्नों में से सिर्फ 8 प्रश्न के आप सही आंसर दीजिए। अगर 15 में से 8 प्रश्नों के भी आपने सही आंसर दे दिए तो आप ये मान लीजिएगा सी टेट में हिंदी लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी तैयार है। लेकिन अगर 8 प्रश्नों के भी आप आंसर नहीं दे पाए तो फिर आपको ये मानना चाहिए कि हिंदी में भी तैयारी की ज़रूरत है आपको। तो चलिए सीधे आज के क्लास को शुरू करते हैं। और यह जो 15 प्रश्न हैं सी टेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। लास्ट ईयर जो सी टेट हुआ था तो 15 में से 8 सही आंसर आपको देने हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होते हैं, यह विचार किसने प्रतिपादित किया है। तो फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा। सही आंसर है नोआम चॉम्स्की, ठीक है। जिस प्रकार से जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पे, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास पे, ठीक है, उसी प्रकार से चॉम्स्की ने भाषा विकास पे अपना थ्योरी दिया है। और सी टेट में चॉम्स्की की थ्योरी भी आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि हिंदी पेडागोजी में बहुत सारे क्वेश्चन इनके थ्योरी से होते हैं। तो पहला प्रश्न हो गया, नोट जरूर करते चलिएगा कितने सही हुए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप बदला हुआ पैटर्न इस क्लास के थ्रू बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। आज के पहले जो सी टेट हुआ था, जो लास्ट टाइम हुआ है सी टेट, उसके पहले जो भी सी टेट हुआ है उसका पैटर्न बिल्कुल अलग था। इस वाले सी टेट का पैटर्न अलग है और जो दिसंबर 2022 में होने वाला है सी टेट, इसका भी पैटर्न कुछ इसी प्रकार से होगा जो आज आप पढ़ रहे हैं। तो निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र किसे कहते हैं। तो अगर आपने वाइगोत्स्की का थ्योरी पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सही से दे पाएंगे। विकास का निकटस्थ क्षेत्र, पहला ऑप्शन है मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है, उसको विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। या फिर बी ऑप्शन है बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे के सहायता से कर सकने वाले काम के बीच के अंतर को विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। या फिर सी ऑप्शन है कि भाषा में प्रवाह जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं, ठीक है। भाषा में प्रवाह जो होती है, तेजी के साथ पढ़ पाना, अपनी भाषा को व्यक्त कर पाना, उसको निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। या फिर दो बच्चों के बीच भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर जो होता है उसको विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा आप एक बार देख लीजिए प्रश्न, ठीक है। और फिर उसके बाद ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। तो सही आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वाइगोत्स्की की थ्योरी में बताया गया है कि बच्चा जो काम स्वयं कर सकता है, ठीक है। बच्चा जो काम, जैसे मान लीजिए बच्चे को पहाड़ा, टेबल जो होता है 2 दूना 4, 2 दूना 6, 2 तिया 6, तो पहाड़ा उसको टेबल क्या है, याद है, ठीक है। पहाड़ा या टेबल उसको याद है और उसको क्या करना है, गुणा सीखना है। तो बच्चा खुद से पहाड़ा याद कर लिया, ठीक है, और उसके उसको क्या सीखना है, गुणा सीखना है। तो गुणा सीखने के लिए किसी वयस्क या उससे बुद्धिमान व्यक्ति की उसको जरूरत होगी। तो ये जो इसके बीच का अंतर है पहाड़ा सीखने से गुणा सीखने तक, यही जो बीच का अंतर है इसी को कहते हैं विकास का निकटस्थ क्षेत्र। यानी कि बच्चा जो कार्य खुद कर सकता है और जो दूसरे की मदद से सीखेगा, उसके जो बीच का डिफरेंस है, जो अंतर है, गैप है, इसी को निकटस्थ क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा कि बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर को विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तुक्का मत मारिएगा, आपको जिसका कॉन्सेप्ट सही से पता होगा वही सही आंसर मानिएगा अपना। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना किसका महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन नंबर 108 है वैसे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए तीसरा क्वेश्चन इस क्लास का। तो मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना किसका महत्वपूर्ण घटक है। मौखिक भाषा, ध्यान दीजिएगा, प्रक्रिया लेखन उपागम का, उत्पादक लेखन उपागम का, या गहन पठन का, या प्रारंभिक साक्षरता का। तो सही आंसर आपने सोच लिया होगा इस क्वेश्चन का कि मौखिक भाषा को विकसित करने के सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना किसका उदाहरण है।
तो सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक साक्षरता इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द निर्माण की रणनीति नहीं है? और जिस भी क्वेश्चन पे आपको डाउट लगे कि नहीं आपके हिसाब से तो ये सही होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको मैं जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और ये सभी जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि बनावटी आंसर है, बिल्कुल एकदम आयोग ने जो आंसर सही माना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब सीबीएसई ने जो सही आंसर माना है उसी को सही बताया जा रहा है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द निर्माण की रणनीति नहीं है? शब्द निर्माण की रणनीति चारों में से कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन है संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, वर्णों की रूपरेखा बनाना, शब्द के भागों का विश्लेषण करना या संबद्धता स्थापित करना। तो इसका सही आंसर आपके हिसाब से कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी, संबद्धता स्थापित करना शब्द निर्माण की रणनीति नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेखन है, लेखन क्या है? यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके थ्रू हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। लेखन क्या है? सही आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? एक उत्पादक कौशल, विशिष्ट विधा तक सीमित, एक ग्रहणशील कौशल या एक रेखी प्रक्रिया। लेखन क्या है? सही आंसर सोच लिया होगा आपने। तो लेखन क्या है? एक उत्पादक कौशल है। अब कैसे है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है, तो लिखकर हम क्या करते हैं? अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी कि अंदर से उत्पादन करते हैं शब्दों का, वाक्यों का, किसी स्टोरी का, स्टेटमेंट का। तो लिखना क्या है? उत्पादक कौशल है। ठीक है, लेकिन जब हम कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ना क्या है? अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि पढ़ना क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ग्रहणशील कौशल। पढ़कर हम कुछ ग्रहण करते हैं, तो इसलिए पढ़ना ग्रहणशील कौशल है, और लिखकर हम व्यक्त करते हैं, इसलिए उत्पादन कौशल है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हो सकता है नेक्स्ट सीटेट में पूछ दे पढ़ना क्या है, तो पढ़ना ग्रहण करना है, ग्रहणशील कौशल है। ठीक है, और लिखना उत्पादक कौशल है। इसका 110वें का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, और हाँ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर क्लास आपको समझ में आ रहा हो, यूजफुल लग रहा हो, तो टारगेट टीचर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे जब ही आपको नेक्स्ट क्लास का जो 7 बजे से पर डे सीटेट के लिए क्लास चल रहा है इवनिंग में, ये आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश, यानी कि जो प्रिंट रिच मटेरियल होता है, उसके निर्माण में सहायता नहीं करता है? नहीं। ठीक है, कौन सा नहीं करता है? तो दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना, कक्षा में पठन कोना यानी कि लर्निंग कॉर्नर इसको बोलते हैं, पठन कोना को सृजित करना, कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना। ठीक है, तो सही आंसर आपके हिसाब से क्या हो जाएगा कि मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश यानी कि प्रिंट रिच मटेरियल का इसमें से कौन सा ऑप्शन सहायता नहीं करता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना। क्योंकि खिलौनों का कोना बनाना प्रिंट रिच मटेरियल नहीं है। प्रिंट रिच मटेरियल जो कि छपा छपाया हो, मुद्रित हो, उसको दीवार पे आप चिपका सकें, दीवार पे पेंटिंग करा सकें, ठीक है, तो उसको प्रिंट रिच मटेरियल कहते हैं। तो पूछा कौन सा नहीं है, तो डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? भाषा अधिगम में यानी कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, तो भाषा सीखने में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है, पहला ऑप्शन। बी, बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। सी है कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना चाहिए। या कक्षा की दीवारों पर बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करनी चाहिए। अब बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना क्या होता है? जो बच्चों से हम पेंटिंग करवाते हैं, कोई फलों का चित्र बनाते हैं, किसी फूल का चित्र बनवाते हैं, किसी जानवर का, उसको नहीं स्कूल में चिपका देते हैं, तो उसी को कहते हैं बच्चों की रचनाएं प्रदर्शित करना। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का अर्थ, सही आंसर हो जाएगा इसका 112वें का ए, बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो, इसी को कहते हैं बोधगम्य निवेश। फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है, एज इट इज आपको याद रखना होगा इसको। ठीक है, कि बोधगम्य निवेश क्या होता है? तो बोधगम्य निवेश होता है कि ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर की हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। समग्र भाषा उपागम, चलिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए। और हाँ, जब भी ऐसे बहुत बड़े क्वेश्चन आपको दिखें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बहुत ही रिलैक्स होकर पढ़ना है, जब भी आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन है, समग्र भाषा उपागम बच्चों की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। या समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। या समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, आप सोच लीजिए, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। समग्र भाषा उपागम, पहला, दूसरा, तीसरा में से कौन कौन सा सही है? ए तथा बी सही है, सी गलत है। या ए तथा सी सही है, बी गलत है। या बी तथा सी सही है, ए गलत है। या ए बी सी सही है। तीनों सही है या इसमें से कोई दो सही है? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये आपके खुद के आकलन के लिए है कि नए पैटर्न से आपकी तैयारी है कि नहीं है, वो जानने के लिए क्लास है। तो समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी। अब समग्र भाषा उपागम यानी ए और सी सही है और बी गलत है। ए तथा सी सही है, बी गलत है, यानी कि बी वाला यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, ए वाला स्टेटमेंट। अब देखिए समग्र भाषा उपागम क्या होता है? भाषा सिखाने के लिए सभी व्यवहारिक जो तरीके होते हैं, ठीक है, उपागम यानी कि अप्रोच बोलते हैं इसको, मेथड कह सकते हैं, ठीक है, जो भाषा सिखाने का मेथड है। तो समग्र भाषा उपागम में वो हर एक तरीका यूज़ किया जाता है जिससे बच्चा आसानी से लैंग्वेज को सीख सकता है। उसमें कोई मानक तरीका नहीं होता। समग्र भाषा उपागम में कोई मानक तरीका नहीं होता कि बच्चा इसी तरीके से सीखेगा। बच्चे को आज़ाद छोड़ दिया जाता है कह सकते हैं, और आज़ादी से वो लैंग्वेज को सीखता है। क्लास में बातचीत के माध्यम से सीखता है, खेल के माध्यम से सीखता है, कहानी सुनकर सीखता है, बड़ों से बात करके सीखता है, टेलीविजन देख के सीखता है, चिड़ियाघर जाके सीखता है, ठीक है। तो इसमें कोई मानक भाषा नहीं होता, मानक तरीका नहीं होता। लेकिन बी वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। तो वर्ण और ध्वनियों से अगर आरंभ करेंगे तो ये तो मानक भाषा हो गया, तो समग्र भाषा उपागम होगा नहीं, तो इसलिए बी गलत हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पठन सामग्री बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ होता है? एक पठन सामग्री को बहुत ही बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ होता है? ध्यान से देखिए, आप वास्तविक जीवन से चीज़ों को जोड़ कर समझिए, ठीक है। जैसे आप कोई चीज़ बारीकी से क्यों पढ़ते हैं? चलिए आप खुद से पूछिए कि आप बारीकी से क्यों पढ़ते हैं, तब ऑप्शन पढ़िए। पठन सामग्री में क्या है यह जानने के लिए, पठन में रुचि उत्पन्न करने के लिए, विशिष्ट सूचना ढूंढने के लिए, या पठन सामग्री की प्रामाणिकता जांचने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है विशिष्ट सूचना ढूंढने के लिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए न्यूज़पेपर, मान लीजिए न्यूज़पेपर हमारे यहाँ अमर उजाला, दैनिक जागरण जो भी आता है, तो उसके हर एक पेज को हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। जब तक मेरी खुद की जॉब नहीं लगी थी, ठीक है, तो मैं क्या करता था, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता था कि हो सकता है शिक्षक भर्ती की कोई न्यूज़ आ जाए। तो बहुत ही बारीकी से एक एक कोने पे जो छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं, बीच में होते हैं एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उसके बीच में जो छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं, सबको मैं बड़ी बारीकी से पढ़ता था। क्यों पढ़ता था? क्योंकि मैं विशिष्ट सूचना ढूंढता था। विशिष्ट सूचना क्या? शिक्षक भर्ती का न्यूज़, ठीक है। तो जब भी हम किसी सामग्री को बारीकी से पढ़ते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हम विशिष्ट सूचना ढूंढ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? बच्चों का उच्चारण यानी कि बच्चे जो बोलना सीखते हैं, और शब्द संपदा निर्माण यानी कि बच्चे जो अपने लैंग्वेज में कुछ शब्द का निर्माण करके बोलते हैं, वाक्य का निर्माण करके बोलते हैं, तो उसके निर्माण में सहायता क्या करता है? मौन पठन, शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, या सरसरी तौर पर पढ़ना। तो उच्चारण और शब्द निर्माण में सहायता क्या प्रदान करेंगे? सही आंसर आपने भी सोच लिया होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 115वें का बी, शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, ठीक है। मौन पठन अगर बच्चा करेगा तो उसका उच्चारण कैसे स्ट्रांग होगा, बोलने की क्षमता कैसे स्ट्रांग होगी? मौन पठन हम कैसे करते हैं? मन में पढ़ते हैं,
ठीक है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हमको पढ़ना है तो हम शांति से इसको मन में पढ़ लेंगे, तो उसी को कहते हैं मौन पठन। तो मौन पठन से उच्चारण का निर्माण होगा नहीं, तो पहला कट गया। अगला है सरसरी तौर पर पढ़ना। सरसरी तौर पे जब हम कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ने में गलतियां भी कर बैठते हैं, ठीक है, तो उससे भी सही उच्चारण नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सी, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। तो रटा रटाया जो पाठ्य पुस्तक में छपा हुआ है, सिर्फ उसको पढ़ने से उच्चारण तो होगा लेकिन शब्द निर्माण नहीं होगा, नया शब्द निर्माण नहीं होगा बच्चे के दिमाग में। तो ए भी कट गया, तो ए, सी और डी कट गया, बचा बी, यही सही हो जाएगा, सस्वर वाचन। ठीक है, नेक्स्ट है, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्लास आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज़ कम से कम एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए अपने इस भाई के लिए, टीचर के लिए, जो भी आप मानते हो। आपके कमेंट, आप लोगों के कमेंट नहीं आते तो समझ में ही नहीं आता है कि आपको क्लास पसंद आया, नहीं पसंद आया, क्या कमी थी, क्या सुधार करना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? तो अनुकूलन और समायोजन जीन पियाजे के थ्योरी में है, तो जीन पियाजे इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बच्चे कोई भी चीज़ सीखने के लिए पर्यावरण, समाज से, वातावरण से क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं और समायोजन करते हैं, तो जीन पियाजे सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति, डांति, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है, यह क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है, या थ्योरी से है, किसी मनोवैज्ञानिक के थ्योरी से क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर कोई बच्चा, कबीर, बच्चे का नाम है कबीर, कक्षा 1 का विद्यार्थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, शांति शब्द सुनकर वह फांति, ऐसा अक्सर बच्चे करते हैं, फांसी, डांसी, मानती, ऐसा शब्द बोलकर मजे लेता है, तो यह क्या प्रदर्शित करता है? उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है, यह ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। चलिए आप सही आंसर सोचिए, मैं तो भूल गया कि आपको सही आंसर बताना है। पहला है उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है, बी है वह ध्यानात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है, सी है उसे इस लक्ष्य को भूलने तथा दोबारा से सही याद करने की आवश्यकता है, या डी उसे स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। तो क्या सही हो जाएगा आपके हिसाब से? तो 117वें का सही आंसर हो जाएगा बी, वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। बाकी के आंसर क्यों सही नहीं होंगे? क्योंकि उसको तो पता है कि शांति ही सही शब्द है, कक्षा 1 के बच्चे को यह पता है कि शांति सही शब्द है। ठीक है, इसलिए उसने गलत संकल्पना विकसित नहीं की है, पहला कट गया। सी है उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा से सही याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि वो भूल चुका है कि शांति सही शब्द है, उसको याद है लेकिन वो तो बस मजे ले रहा है, तो सी ऑप्शन भी कट गया। डी है उसे स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है, तो उसको स्वयं को सुधारना ही नहीं है, क्योंकि उसको तो पता है ऑलरेडी कि शांति है, क्योंकि इसमें ये क्या लिखा हुआ है, मजे लेता है, यानी कि मजा तब लेते हैं जब हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं, शांति शब्द सही है कि मानती कि फांति सही है, तब मजा कैसे लेना हुआ? तो इसलिए बच्चा क्लियर है कि शांति ही सही शब्द है, वो तो बस मजे ले रहा है। तो यहाँ ए, सी और डी कट जाएगा, बचेगा बी, यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 118वां। अगला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा में दिए गए कार्यों के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? ठीक है, कक्षा 3 का कोई विद्यार्थी है जो कि थोड़ी बहुत व्याकरणिक त्रुटि कर रहा है और व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिख रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? देखिए, अब देखिए, बदले हुए पैटर्न की हम बात करते हैं सीटेट के, तो आज के पहले जो सीटेट का पैटर्न था उसमें व्याकरण का नियम नेगेटिव शब्द होता था कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पे व्याकरण वगैरह नहीं सिखाना, व्याकरण पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन NEP 2005 के अनुसार व्याकरण पर बहुत बल तो नहीं देना, लेकिन व्याकरण के नियमों की भी जानकारी बच्चों को देनी है, बल देकर नहीं, ऐसे साधारण तौर पे। लेकिन आज के पहले व्याकरण पर बल देना ही नहीं था प्राइमरी कक्षाओं में, तो यही जो NEP 2020 में बड़े बदलाव हुए हैं, इसी को आपको ध्यान में रखना है सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व करते समय। ठीक है, पहले वाला पैटर्न यूज करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही रूप लिखना चाहिए, या बी गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चों को सही करने के लिए कहना चाहिए, या सी गलतियों को रेखांकित करना, गलतियों की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना,
या बच्चों को प्रत्येक गलती 5 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहना। अब यहाँ पर चारों जो हैं, चारों ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आपके हिसाब से सही आंसर क्या होगा? ठीक है, आपने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सी वाले ऑप्शन में ए वाला भी समाहित है, बी वाला भी समाहित है और डी वाला भी समाहित है। ठीक है, यानी कि सी में बाकी के तीनों ऑप्शन समाहित हैं, इसलिए सी सही हो जाएगा। गलतियों को रेखांकित करना है तो इसमें देखिए घेरा बनाने का मतलब रेखांकित करना ही होता है। गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए भी कहना है, तो जो डी वाला ऑप्शन है इसमें सुधारने की बात की जा रही है, बी वाले ऑप्शन में भी सुधारने की बात की जा रही है। तो यानी कि वही आंसर, जब चारों आंसर सही है तो वो आंसर सही होगा जिसमें बाकी के सारे ऑप्शन समाहित हैं। ठीक है, तो सी वाले में बाकी सारे समाहित हैं, सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये प्रश्न शायद मिसप्रिंट है, इसको छोड़ ही देते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो लक्ष्य भाषा, एक क्वेश्चन इसको छोड़ ही देते हैं क्योंकि मुझे कुछ इसमें क्वेश्चन में गलती लग रही है प्रिंट में। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज के पहले भाषा का व्याकरण वगैरह सीखना सिखाना प्राइमरी लेवल पे ये नेगेटिव होता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में व्याकरण के नियम पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो सीबीएसई पहले क्या था, व्याकरण के नियम हम बोलते थे, हम लोग खुद ही बोलते थे कि व्याकरण का नियम सिखाना नेगेटिव है, जब भी किसी ऑप्शन में आए तो आपको कट कर देना है, नेगेटिव आंसर है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है फिलहाल नए पैटर्न में। तो भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा तरीके से सिखाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, बी है व्याकरणिक संकल्पनाओं को का अलग से अभ्यास करके, या व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके, या संरचनाओं उपागम का को अपनाकर। तो 120वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो टोटल हमने यहाँ पर 14 क्वेश्चन किए हैं, 14 में से कितने आपके सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइए। और CTET के लिए सबसे परफेक्ट, आपको अगर CTET के नोट्स चाहिए PDF में तो आप 7905352723 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पांचों सब्जेक्ट आपको कंप्लीट मिल जाएगा, वो भी बदले हुए नए पैटर्न पे। पुराने पैटर्न का नोट्स मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत से चैनल पे पुराने पैटर्न पे ही पुराना नोट्स लोग दे रहे हैं नया बता के, लेकिन आपको नया बनाया हुआ नोट्स मिल जाएगा। पांचों सब्जेक्ट का फीस इसकी सिर्फ 250 रखी गई है, जो कि पूरे यूट्यूब पे सबसे कम है, लेकिन नोट्स सबसे बेहतरीन मिलेंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 7 बजे शाम को।